जैसा कि पिछली एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर टेरी और हुआहू के आदमियों के दरमियान फाइट की वजह से पावर प्लांट के ऊपर लटका हुआ एक ज़ोंबी नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो वहां मौजूद लड़ाई में मरे हुए लोगों के पास जाता है और उनकी आंखें बंद करने लगता है। उन लोगों में से एक शख्स जिंदा होता है और वो उस ज़ोंबी को देखकर डरने लगता है। ज़ोंबी की नज़र उस शख्स पर पड़ती है और वो उसके करीब आता है। वो शख्स अपने बचाव के लिए उस पर गन तान लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गन में कोई बुलेट नहीं है। वो ज़ोंबी उसके करीब आकर उसे खामोश रहने का इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मार्सन और उसके साथी गाड़ी के टायर चेंज होने के बाद वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर टेरी और हुआहू के आदमियों के दरमियान फाइट अभी भी जारी होती है। इस लड़ाई के दौरान वो सब एक सहरा में पहुंच जाते हैं। टेरी के आदमी अपनी मशीन गन के साथ मुसलसल ऑपोजिट टीम पर फायर कर रहे होते हैं। हुआहू की फोर्स की तरफ से भी मुसलसल फायरिंग हो रही होती है। फिर हम एक रोबोट नुमा चीज को सहरा में देखते हैं। तभी मिस्टर मार्सन और उसके साथी भी उस सहरा में दाखिल हो जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ज़ोंबीज़ दिखाई देते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। फिर वो लोग अपनी गाड़ी से उतरकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और ज़ोंबीज़ को देखने लगते हैं। तभी मिस्टर मार्सन उन्हें कहता है कि मेरी कमांड का इंतज़ार करो, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी यहाँ से हरकत ना करे। फिर मिस्टर मार्सन एक ज़ोंबी की तरफ बढ़ता है। ज़ोंबी मार्सन को देखकर उस पर अटैक करने लगता है। इससे पहले कि वो मिस्टर मार्सन पर अटैक करता, मार्सन अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ ज़ोंबी के फेस को हिट करता है। तभी हमें पता चलता है कि वो सब लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां से उस रात वो सीक्रेट रास्ते के जरिए वेयर हाउस में दाखिल हुए थे। फिर मिस्टर मार्सन उन सब से कहता है कि मैं नीचे जाता हूँ, तुम लोग मेरे कमांड का वेट करना। फिर वो नीचे उतरता है। वो देखता है कि सब कुछ वैसे ही था जैसे वो छोड़कर गया था। कॉरिडोर में वैसे ही ज़ोंबीज़ मरे पड़े थे जिनको उन लोगों ने मारा था। फिर मिस्टर मार्सन की नज़र एक पिस्टल पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। तभी वो अपने साथियों को आवाज़ देता है कि नीचे सब ठीक है, तुम लोग नीचे आ सकते हो। फिर मंजर बदलता है। हम मिस्टर क्लार्क को देखते हैं जो स्नूकर टेबल पर लेटकर बॉल के साथ खेल रहा होता है। एक करीब पड़ा इंटरकॉम मुसलसल बज रहा होता है। तभी एक शख्स भागता हुआ कमरे में दाखिल होता है। मिस्टर क्लार्क से कहता है कि आपके लिए एक बुरी खबर है, पादरी आपको ढूंढ रहा है और कह रहा है कि आपसे किसी तरह भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। मिस्टर क्लार्क उस शख्स को अपने बॉल से हिट करता है जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। साथ वो उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। फिर वो अपने कमरे से बाहर आता है। वहाँ मौजूद खड़े उसके 2 गार्ड के साथ चलने लगते हैं। मिस्टर क्लार्क अपने गार्ड्स को कहता है कि सबको बता दो आज रात हम चर्च जा रहे हैं। मंजर बदलता है। एक बार फिर से टेरी और हुआहू की फोर्सेस को लड़ता हुआ देखते हैं। इसी लड़ाई के दौरान एक तरफ से वही रोबोट आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वो रोबोट स्पेसशिप से आया होता है। हुआहू के लोग उससे डरकर उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन रोबोट फायरिंग से बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी टेरी का एक साथी जिसका नाम मिस्टर ब्लैक है, वो अपनी साथी लड़की से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि स्पेसशिप में एक एनर्जी जनरेट होती है, जगह जगह आग गिरने लगती है और उस आग के गिरने से जोरदार ब्लास्ट होते हैं जिससे गाड़ियां गिर जाती हैं, लोग मरने लगते हैं। फिर गाड़ियों को आग लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसी तरह के और भी बहुत से रोबोट्स आकर वहां मौजूद जिंदा बच जाने वाले लोगों पर हमला करते हैं। मुसलसल फायरिंग हो रही होती है। हम देखते हैं कि मिस्टर टेरी के साथी सही सलामत अपनी गाड़ी में मौजूद होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में छुपकर बैठे होते हैं। एक शख्स मिस्टर ब्लैक से कहता है कि मेरा ख्याल है हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए और फिर वो अंदर ही छुपे रहने का फैसला करते हैं। फिर एक रोबोट उनकी गाड़ी की तरफ आता है और एक लाइट की मदद से गाड़ी को जैसे स्कैन करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर वो रोबोट वापस चले जाते। फिर कैमरा हमें एक बार फिर से वेयर हाउस का मंजर दिखाता है। मार्सन और उसके साथी वेयर हाउस में मौजूद
टैंक के करीब खड़े होते हैं। ये पता चलता है कि टैंक के टायर रस्ट हो चुके हैं। मिस्टर मार्सन उन्हें कहता है कि मैं टैंक देखता हूँ, तुम लोग बाकी चीजों का जायजा लोगे। मिस्टर हेमिंग मिस्टर चिकन से कहता है कि तुम टायर ढूंढो और टैंक के टायर चेंज करो, जिस पर मिस्टर आयरन कहता है कि यहाँ पर कुछ भी बड़ा नहीं है, सिर्फ एक टूटा हुआ टैंक है। मैं समझता था कि इस फेयर हाउस में जैसे कोई खजाना छुपा हुआ है। फिर आयरन मिस्टर हेमिंग को बुलाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ टैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर हेमिंग उसे जवाब देता है कि तुम खुद अंदर कमरे में जाकर क्यों नहीं देख लेते, वहाँ शायद तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज मौजूद है। और फिर मिस्टर आयरन कुछ बड़बड़ाता हुआ कमरे में दाखिल होता है और उधर देखकर हैरान रह जाता है। फिर मंजर बदलता है। शहर में हर तरफ लड़ाई का समा है, जैसे एक जंग छिड़ गई हो। इन सब में वो ज़ोंबी भी नॉर्मल इंसानों की तरह चल रहा होता है और फिर वो कुछ सोचकर मुस्कुराता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर क्लार्क पादरी से मिलने के लिए अपने साथियों के साथ चर्च की तरफ जाता है और फिर वो उन सबको बाहर रोककर खुद अकेला चर्च के अंदर दाखिल होता है। हम देखते हैं कि चर्च में म्यूजिक चल रहा होता है, जिस पर मिस्टर क्लार्क झूमता हुआ पादरी की तरफ बढ़ता है। पादरी के करीब पहुंचने पर पादरी के गार्ड्स उस पर गन तान लेते हैं। अचानक मिस्टर क्लार्क उन गार्ड्स को खत्म कर देता है, फायरिंग की आवाज से उसे मुखातिब करता है। फिर हम एक बार फिर से वेयर हाउस का मंजर देखते हैं। मिस्टर चिकन ने वो टैंक के टायर्स फिक्स कर लिए होते हैं। मिस्टर आयरन अपनी पसंद के हथियार और जैकेट पहनकर तैयार खड़ा होता है। उसे देखकर मिस्टर हेमिंग उसकी तारीफ करता है। मिस्टर हेमिंग और मिस्टर चिकन अपनी पसंद के वेपन्स टैंक में रखने लगते हैं। फिर हम मिस्टर सांचेज और उसके साथियों को देखते हैं जो घर के बाहर खड़ी गाड़ी में अपना सामान रख रहे होते हैं। मिस्टर सांचेज उस रेड बालों वाली लड़की के कमरे में दाखिल होता है और उसे कहता है कि वक्त और लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, हमें अब निकलना होगा। लड़की मिस्टर सांचेज को जवाब देती है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर सांचेज उसे कहता है कि देखते हैं, हमारे सामने एक लंबा सफर है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की कमरे में मौजूद दूसरी लड़की जिसका नाम मिस लिंग होता है उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सफर बहुत लंबा होगा। फिर हम मिस्टर मार्सन को देखते हैं। वो टैंक में बैठकर अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम सब तैयार हो, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, हम इस मिशन के लिए रेडी हैं। फिर वो इसके साथ ही टैंक का दरवाजा बंद करते हैं, वेयर हाउस के मेन रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो वहाँ मौजूद ज़ोंबीज़ को रोनते हुए और गेट्स को तोड़ते हुए अपना टैंक लेकर बाहर चले जाते हैं। 14 और फिर हम एक बार फिर से शहर का मंजर देखते हैं। हर तरफ तबाही मची होती है। मिस्टर सांचेज की गाड़ी ज़ोंबीज़ वाले स्टेडियम में दाखिल होती है। मिस्टर सांचेज और उसके साथी गाड़ी एक जगह पार्क करके स्टेडियम में महफूज कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ सांचेज के साथी एक अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसे खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो स्टेडियम का कंट्रोल रूम है। उसके बाद वो अंदर एक और दरवाजे के पास आकर रुकते हैं, जिस पर पासवर्ड लॉक लगा होता है। उनकी एक साथी लड़की जिसका नाम मिस लिंग है, वो दरवाजे के पास आती है और अपनी आंखों से लॉक को देखने लगती है। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकलती है और दरवाजा अनलॉक हो जाता है। फिर वो सब अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर मार्सन और उसके साथियों का टैंक भी हम स्टेडियम की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। तभी एक बार फिर से मिस्टर मार्सन के पास वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर मार्सन उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर वो जवाब देता है, तुम्हारे ख्याल से क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मार्सन से कहता है कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखना चाहता हूँ, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि तुम एक बुरे ख्वाब हो, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि अगर मैं ख्वाब हूँ तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम मुसलसल ये ख्वाब क्यों देख रहे हो। उसके बाद एक बार फिर से मिस्टर मार्सन फ्यूचर देखने लगता है, जिसमें वो अपने साथियों को मरता हुआ देखता है। फिर वो एकदम से वापस होश में आ जाता है। मिस्टर आयरन उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर वो जवाब देता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम सबको अपना बहुत ख्याल रखना होगा, अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा।
तभी हम मिस्टर सांचेज और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक कमरे की खिड़की से मासन और उसके साथियों को गुजरता हुआ देख रहे होते हैं। मासन एक बार फिर से फ्यूचर में पहुंच जाता है और ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट देखने लगता है और फिर वो होश में आने के बाद अपने साथियों को सीधा चलने के लिए कमांड करता है। हम देखते हैं कि मिस्टर सांचेज अपने साथियों को हुक्म देता है कि अभी हमें कुछ देर इंतजार करना होगा। फिर हम कैप्टन मासन और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग चलते चलते एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एक ज़ॉम्बी मुंह दूसरी तरफ किए एक सॉकर बॉल के साथ खेल रहा होता है। मिस्टर मासन पीछे से उसके सर पर फायर करता है जिससे वो मर जाता है, जिस पर मिस्टर हेमिंग मासन से कहता है कि ये आपने क्या किया, ये तो आपका तरीका नहीं। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, बहुत सी बातें तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो मिस्टर हेमिंग से रोबोट स्पाइडर के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि उसने वो स्पाइडर स्टेडियम में मुख्तलिफ जगहों पर भेज दी हैं और अपने कंप्यूटर की मदद से उनको कमांड कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि शुरू में देखे जाने वाले इस ज़ॉम्बीज़ की फाइट में कोई रियलिटी नहीं थी, बल्कि वो मिस्टर मासन का ख्वाब था और अब मिस्टर मासन उसे बदल रहा था। भी मिस्टर सांचेज का एक साथी बाहर हालात का जायजा लेकर आता है और उसे बताता है कि हम एक महफूज जगह पर हैं। इसी दौरान वॉकी टॉकी पर बेल होती है। हमें पता चलता है कि एक टीम हेल्प के लिए आ रही है। मिस्टर सांचेज उसे अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये फोन मिस्टर हेमिंग की तरफ से होता है और वो मिस्टर सांचेज की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर हेमिंग उन्हें कहता है कि हम जल्द आपको रेस्क्यू के लिए पहुंच रहे हैं और फोन बंद कर देता है। तभी मिस्टर सांचेज अपनी टीम की एक लड़की से कहता है कि हमें गवर्नमेंट की हेल्प का इंतजार करना चाहिए। फिर वो लड़की कहती है कि जियान को बाहर भेज दें ताकि वो हालात का जायजा ले सके, जिस पर मिस्टर जियान कहता है कि तुम खुद बाहर क्यों नहीं चली जाती। वो जवाब देती है कि मैं चली तो जाऊं, लेकिन तुम लोग मुझ पर नजर कैसे रख सकोगे। की बातें सुनकर मिस्टर सांचेज मिस्टर जियान को हुक्म देता है कि वो बाहर चला जाए और फिर मिस्टर जियान वहां से चला जाता है। फिर हम मिस्टर मासन और मिस्टर हेमिंग को देखते हैं। हेमिंग मिस्टर मासन को कह रहा होता है बोर्ड की इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें अभी सीधा जाना है और फिर लेफ्ट। तभी एक बार फिर से मिस्टर मासन ख्वाब में देखी हुई ज़ॉम्बीज़ के साथ उसकी टीम की फाइट देखता है। फिर हम मिस्टर सांचेज और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग उसी सेफ्टी जोन में मौजूद होते हैं। तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। फिर बाद एक लड़का एक झटके के साथ कमरे में दाखिल होता है और उसके साथ ही दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है। लड़का अंधेरा देखकर लाइट ऑन करने के लिए इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर बिजली के कनेक्शन पर पड़ती है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। तुरंत वहाँ छुपे हुए सभी लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। वही रेड बालों वाली लड़की अपनी गन से उस पर अटैक करने लगती है, जिसे मिस्टर जियान ऐसा करने से रोक देता है। फिर हम मिस्टर मासन को देखते हैं। मासन और उसके दोस्त कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं। तभी छत से वही लड़की जिसे उसने ख्वाब में देखा था ऊपर से गिरती है, लेकिन वो लोग खुद को उससे बचा लेते हैं। फिर एक और ज़ॉम्बी भी उस सुराख से नीचे आ गिरता है, जिसे मिस्टर मासन और उसके साथी अपनी गन्स की मदद से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नौजवान लड़का मिस्टर सांचेज के साथी को ज़ॉम्बी समझकर अपनी स्टिक से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो अपने आप को बचाते हुए उसे उठाकर नीचे पटक देता है। ये देखकर रेड बालों वाली लड़की लड़के को निशाना लेते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। पीछे से मिस्टर सांचेज की आवाज़ आती है कि हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, और इसके साथ ही वो अपने साथ खड़ी मिस लिंक से कहता है कि लाइट ऑन कर दें। जैसे ही लाइट ऑन होती है, रेड बालों वाली लड़की जिसका नाम मिस लोनिंग है उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तभी मिस्टर सांचेज मिस लोनिंग को गन नीचे रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जियान स्टेडियम के रेस्टरूम वाले हिस्से में होता है और अपने सामने आने वाले ज़ॉम्बीज़ को सर पर वार करके मार रहा होता है। उन्हें मारकर वो अपना चेहरा धोने लगता है। तभी उसे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो फौरन अपनी गन संभालकर इधर उधर देखने लगता है।
इसी दौरान हम नीचे एक फोन जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर हम मिस्टर मार्सन और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग स्टेडियम के डाइनिंग हॉल में पहुंच चुके होते हैं। मिस्टर आयरन वहां सोफे पर बैठ जाता है। मिस्टर मार्सन इधर उधर देखने लगता है और तभी उसकी नजर एक बड़े फानूस पर पड़ती है। उसे देखकर उसे फिर से कुछ याद आने लगता है। फिर वो मिस्टर हेमिंग से कहता है कि इससे पीछे हो जाओ। उसे किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है। फिर वो वॉकी टॉकी से सांचेज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर हम मिस्टर सांचेज को देखते हैं। उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस्टर चियान अंदर दाखिल होता है और अपने साथी, जिसका नाम सांची होता है, उसे बताता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। भी उसकी नजर वहां मौजूद एक अजनबी लड़के पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि मिस्टर सांगजी ने उसे रोक दिया। वो लड़का मिस्टर चियान को देखकर उसे हाय करता है और फिर मिस्टर सांचेज कहता है कि अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ, जिस पर मिस्टर सांचेज जवाब देता है कि लड़के तुम अभी हमारे साथ नहीं चल सकते, मुझे खतरा है, तुम कुछ देर बाद यहाँ से आना। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चियान उस रेड बालों वाली लड़की पर गन तान लेता है और उसे बताता है कि यहाँ से जाने के लिए सिर्फ 4 सेफ रास्ते हैं और इसके साथ ही वो अपनी पिस्टल का रुख उस रेड बालों वाली लड़की की तरफ करता है। तभी वहाँ मौजूद उनका एक साथी, जिसका नाम मिस्टर टोया है, उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, जिस पर मिस्टर सांचेज उसे कहता है कि इन्हें डिसाइड करने दो। फिर दूसरी तरफ मिस्टर मार्सन और उसकी टीम का रोबोट देखते हैं और उस रोबोट से निकलने वाली एक स्पाइडर सांचेज और उसके साथियों के कमरे में पहुंच जाती है। मिस्टर हेमिंग और मार्सन अपने कंप्यूटर की मदद से ये सब देख रहा होता है। हम देखते हैं कि रेड बालों वाली लड़की अपने कपड़ों के साथ बंधे हुए हैंड ग्रेनेड को उतारती है और मिस्टर चियान से कहती है कि अगर मैं सेफ जोन में नहीं जा सकती तो तुम में से कोई भी वहां नहीं जा सकेगा। कैप्टन मार्सन और उसके साथी ये सब देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर हेमिंग मार्सन के कहने पर उस बॉम्ब की इंटेंसिटी को कम कर देता है। बॉम्ब उस लड़की के हाथ से छूटकर गिरने ही लगता है कि मिस्टर चियान उसे अपनी टांग से किक करके दूर फेंक देता है, जो एक दरवाजे में लगकर फट जाता है। दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ ज़ोंबीज एक्टिव हो जाते हैं, जिस पर मिस्टर मार्सन कहता है कि इस शोर ने ज़ोंबीज को इंट्रैक्ट किया है। दूसरी तरफ हम मिस सांगची को उस रोबोट स्पाइडर पर फायर करता हुआ देखते हैं। स्पाइडर के डैमेज होने के बाद अचानक से एक तरफ से मिस्टर चियान सामने आ जाता है और उन पर गन तान लेता है और वो उस लड़के से कहता है कि तुम यहाँ से साइड पर हो जाओ। सांगची अपने साथ खड़ी मिस लिंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम उन ज़ोंबीज को देखते हैं जो फायर के शोर से एक्टिव हुए होते हैं। वो ज़ोंबीज टूटे हुए अंदर दाखिल होने लगते हैं। उन्हें देखकर मिस सांगची उन पर फायर कर देती है। सभी लोग अपनी अपनी गन्स संभाले अपनी तरफ आने वाले ज़ोंबीज को फायर करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मोटा ताजा ज़ोंबी कमरे में दाखिल होता है। उसने सर पर हेलमेट पहन रखा होता है। मिस सांगची उस पर फायर करने लगती है। वो मोटा ज़ोंबी नीचे से एक मरे हुए ज़ोंबी को उठाकर अपने सामने कर लेता है और गोलियां उस मरे हुए ज़ोंबी को लगने लगती हैं और वो इसी तरह खुद को बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर मिस सांगची वहां से भागने लगती है। तभी मिस्टर चियान उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो पलटकर उसकी टांग पर गोली मार देती है। तभी वो मोटा ज़ोंबी मिस्टर चियान पर अटैक कर देता है। फिर हम उस लड़की को कॉरिडोर में से भागते हुए देखते हैं। 15 मिस सांगची ने साथ खड़े मिस्टर टोयो को ज़ोंबीज पर फायर करते हुए देखकर उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे कहती है कि यहाँ से भाग चलो। अभी वो मोटा ज़ोंबी सामने से आने लगता है। उसे देखकर सांगची का साथी उस पर फायर करने लगता है। गोलियां लगने से वो ज़ोंबी गुस्से में आ जाता है और भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में एक जगह रास्ता तंग होने की वजह से वहां पर फंस जाता है। मिस सांगची और उसका साथी मुसलसल उस पर फायर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर वो एक बार फिर से एक मरे हुए ज़ोंबी को पकड़कर अपने सामने कर लेता है, जिससे गोलियां उस मरे हुए ज़ोंबी को लगने लगती हैं। कुछ देर बाद वो उस रास्ते से निकलने में कामयाब हो जाता है,
तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी मिस सांगजी पिस्तौल की गोलियों की मदद से छत को तोड़ती है और छत के गिरने से वो मोटा ज़ॉम्बी छत के नीचे दब जाता है। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग किसी सेफ प्लेस की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज पर मुसलसल फायर कर रहे होते हैं। हर तरफ से ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं। तभी बहुत से ज़ॉम्बीज मिस्टर सांचेज पर अटैक करने लगते हैं। इससे पहले कि वो उन पर अटैक करते, टोया उन ज़ॉम्बीज को पकड़कर पीछे की तरफ धकेलने लगता है। ऐसा करने से ज़ॉम्बीज टोया पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो ज़ॉम्बी इफेक्टेड हो जाता है। फिर मिस्टर सांचेज उस नौजवान लड़के से वीआईपी रूम के बारे में पूछता है। इस पर उन्हें बताता है कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा। मिस्टर सांचेज कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता और एक रास्ते की तरफ इशारा करके उस तरफ बढ़ने के लिए कहता है। हम उधर से भी ज़ॉम्बीज को आता हुआ देख सकते हैं। वो लड़का मिस लिंग का हाथ पकड़े हुए वहाँ से जा रहा होता है। बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे होते हैं। सांगजी अपनी फायरिंग से पीछे आने वाले ज़ॉम्बीज को रोक रही होती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर मार्सन और उसके साथियों को देखते हैं। वो लोग एक दीवार को तोड़ते हुए अपने रोबोट्स के साथ एक बड़े से हॉल में दाखिल होते हैं। वहाँ पर मिस्टर सांचेज और उनके साथी ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सब लोग मिलकर दरवाजे से आने वाले ज़ॉम्बीज को फायरिंग करके रोक रहे होते हैं। तभी मिस्टर मार्सन की नजर ऊपर पड़े एक फानूस पर पड़ती है और उसे फिर से कुछ याद आने लगता है। तभी मिस्टर सांचेज कहता है कि ये मेरा एंड नहीं हो सकता। फिर मिस्टर मार्सन फिर से अपने उसी ख्वाब में पहुंच जाता है, जहां वो मिस्टर सांचेज को मरते हुए देखता है। ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई मुसलसल जारी होती है। इसी लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी मिस्टर आयरन पर अटैक कर देता है। मिस्टर हेमिंग फौरन अपने रोबोट स्पाइडर की मदद से उसे बचा लेता है। फिर वो लोग मशीन गन्स की हेल्प से ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। ज़ॉम्बीज के दरमियान वही मोटा ज़ॉम्बी एक बार फिर से सामने आ जाता है और अपने आप को एक मरे हुए ज़ॉम्बी की मदद से बचाते हुए अंदर आने लगता है। तभी मिस्टर मार्सन को अपना ख्वाब याद आता है, जहां उसने इसी जगह पर मिस्टर चिकन और आयरन की मौत देखी होती है। फौरन चिकन को साइड पर करके उसके हाथ से गन छीन लेता है और ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगता है। रोबोट स्पाइडर के अटैक से मोटा ज़ॉम्बी अपने सर से हेलमेट उतारकर नीचे फेंक देता है। सर ने उस हेलमेट के गिरने से मिस्टर आयरन की मौत देखी थी। फौरन मिस्टर आयरन को बचाते हुए वहां से पीछे धकेल देता है और फिर वो उस मोटे ज़ॉम्बी के सर पर पीछे से फायर करता है, जिससे वो ज़ॉम्बी मर जाता है। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहता है और आखिरकार सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर मिस्टर मार्सन अपनी गन मिस सांगची की तरफ करता है और उसे कहता है कि वो अपनी गन अनलोड करे। मिस्टर हेमिंग से कहता है कि ये वही लड़की है जिसने उस रात हमारा सामान चुराया था। फिर मिस्टर हेमिंग भी उसे पहचान लेता है और करीब जाकर उसके हाथ से गन ले लेता है। उसी तरफ मिस्टर आयरन उस यंग बॉय से उसका बैग पकड़कर मिस्टर चिकन के गले में पहना देता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। तभी मिस सांगजी मिस्टर मार्सन से उसकी आइडेंटिटी पूछती है, जिस पर उन्हें कहता है कि हम कौन हैं इस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गवर्नमेंट आर्मी के मेंबर्स नहीं हैं। हम सिर्फ एक सेफ जगह पर जीना चाहते हैं। जिस पर मिस्टर सांचेज कहता है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो। मिस्टर मार्सन उसे जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगा तो कोई ना कोई तुम्हारी जगह ले ही लेगा। इसी दौरान मिस्टर हेमिंग सांचेज के हाथ से एक कार्ड छीनता है। उसे ऐसा करते देखकर मिस्टर मार्सन को फिर से अपना ख्वाब याद आने लगता है, जहां उसने उस लड़की के हाथ से यही कार्ड छीना होता है। ये सब सोचकर मिस्टर मार्सन अपनी गन सांचेज की तरफ करता है और उसे कहता है कि ये कार्ड फेक है, असल कार्ड कहाँ पर है। तभी हम एक हेलीकॉप्टर को वहाँ आते हुए देखते हैं। हेलीकॉप्टर से आवाज आती है कि सब अपने अपने वेपन्स नीचे रख दें, सिक्योरिटी चेक की वजह से सब नीचे लेट जाएं। मिस्टर मार्सन जोर से मिस्टर सांचेज से कहता है कि रियल पास कहाँ पर है, लेकिन मिस्टर सांचेज कोई जवाब नहीं देता। फिर मिस्टर आयरन एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसे हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है। हेलीकॉप्टर से एक आग निकलती है और उसके बाद उसमें मौजूद कुछ रोबोट्स उन सब पर फायर करने लगते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ रोबोट्स निकलकर बाहर आते हैं। इस दौरान मिस्टर मार्सन मुसलसल मिस्टर सांचेज से रियल पास के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तभी मिस्टर हेमिंग
आयरन को पकड़कर जबरदस्ती साइड पर ले जाता है और मिस्टर मार्सन से कहता है कि ये रोबोट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। मिस्टर मार्सन अपने ख्वाब को देखते हुए उस यंग लड़के का बैग उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम इन रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं कोशिश करता हूँ। ये सारी लड़ाई देखकर मिस्टर चिकन डर जाता है और वो कहता है कि मुझे घर जाना है और इसके साथ ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी एक ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है, जिससे मिस्टर चिकन ज़ोंबी इन्फेक्टेड हो जाता है। मिस्टर मार्सन जोर से मिस्टर हेमिंग को आवाज देता है। मिस्टर हेमिंग चिकन को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है। तभी एक रोबोट की गोली उसे लगती है और वो गिर जाता है। आयरन हेमिंग की जान बचाने के लिए खुद को उसके ऊपर गिरा लेता है। इन सब के दरमियान वो यंग लड़का मुसलसल अपने कंप्यूटर की मदद से उन रोबोट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर मार्सन उससे अपडेट लेता है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये रोबोट्स एंटी जैमिंग हैं और मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इंसानों और उन रोबोट्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला मुसलसल चल रहा होता है। तभी वो लड़का किसी हद तक उन रोबोट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दौरान मिस सांगजी अपने चाकू के साथ एक रोबोट पर अटैक करती है। इससे वो स्लो हुआ रोबोट एक दफा फिर से एक्टिव होने लगता है। दूसरा रोबोट मिस्टर मार्सन को उठाकर जमीन पर फेंकता है और फिर वो रोबोट्स एक दफा फिर से अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। एक रोबोट अपनी गन संभाले यंग लड़के के करीब आ जाता है और अपनी गन से उसके सर का निशाना लेने लगता है। तभी मिस लिंग अपना सर ऊपर उठाती है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से लाइट निकल रही होती है और वो एक जोर से किक उस लड़के को मारती है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। और फिर मिस लिंग अपनी पावर्स के साथ एक रोबोट के ऊपर अटैक करती है और उसका सर उतार देती है। इसी तरह वो विदाउट एनी वेपन अपनी इंटरनल पावर इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स के साथ मुकाबला करने लगती है और फिर वो ऊपर लगे बड़े से फानूस को उतार कर उन रोबोट्स पर मारती है। इसके साथ ही वो एक फानूस उठाकर हेलीकॉप्टर को हिट करती है, जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। हर तरफ आग ही आग दिखाई देती है। फिर मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि एक शख्स किसी सैलून में बैठा शेव करवा रहा होता है। दूसरा एक शख्स जिसका चेहरा वाजिया नहीं होता, वो कहता है कि इस ऑपरेशन के फेल होने की वजह मैं खुद हूँ। 16 कोट पहने हुए एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है, सिक्योरिटी ब्यूरो के डिपार्टमेंट के हेड होने की वजह से मुझे इस सारे मामले पर बहुत अफसोस है और मैं इस मामले की तह तक जाना चाहता हूँ। इस पर बूढ़ा आदमी के सैलून में कुर्सी पर बैठा होता है उसे जवाब देता है कि हमारा काम सिर्फ रेस्क्यू करना है, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं। लेकिन वो शख्स उस बूढ़े आदमी की बात से इत्तेफाक नहीं करता और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मामले की तह तक जाने की इजाज़त दे। पर बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है। फिर वो उस शख्स को 72 आवर्स का टाइम देता है और उसे कहता है कि अगर तुम इसमें कामयाब ना हुए तो वापस ना आना, जिस पर वो इकरार में सर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर मंजिल बदलता है। हम उसी नौजवान लड़के को देखते हैं। एक जगह रुककर कैंपिंग की होती है। उसके साथ मिस लूनिंग भी होती है। हम देखते हैं कि मिस लिंग काफी बीमार नजर आती है। बोट्स से लड़ाई के बाद उसकी पावर्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाती हैं। वो जवान लड़का कुछ पानी गर्म करके उसे पिलाता है, लेकिन वो किसी तरह भी संभल नहीं पा रही होती। तभी वो उसे दोबारा लिटाकर वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाता है। वो उसके लिए कुछ अंडे और फ्रूट लेकर आता है। फिर मंजिल बदलता है। हम एक बहुत बड़ा शिप देखते हैं जिसके एक तरफ से एक सुराख से पानी निकल रहा होता है। फिर उस शिप का ऊपर वाला हिस्सा खुलता है और वहाँ से कुछ हेलीकॉप्टर निकलते हैं। फिर हम उसी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले शख्स को अपने साथी के साथ एक एलिवेटर पर देखते हैं और फिर वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर वहाँ खड़े एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। कैमरा हमें एक बार फिर से उस यंग लड़के को दिखाता है जो मिस लिंग के लिए खाना बना रहा होता है और साथ साथ मुसलसल उससे बातें कर रहा होता है और इसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा होता है। तभी मिस लिंग उठकर बैठ जाती है। तभी मिस लिंग कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाती है। उसे देखकर वो लड़का तेजी से उसकी तरफ लपकता है और उसे उठाकर एक कुर्सी पर बिठा देता है। उसे बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। इस पर मिस लिंग उसे पीछे की तरफ धकेलती है और खुद कुर्सी पर बैठ जाती है। इतनी देर में उसका खाना तैयार हो जाता है
वो मिस लिंग से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं और स्पेशली इसके अंदर एक अंडा भी ऐड किया है ताकि तुम्हें कुछ ताकत आए। लेकिन मिस लिंग उसे कोई जवाब नहीं देती और अपना सर नीचे करके बैठी रहती है। फिर वो उसके करीब ही बैठकर अपना खाना खाने लगता है। तभी उसे वहां से कुछ म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो मिस लिंग को गाड़ी में बिठाता है और उसे कहता है कि तुम बाहर मत निकलना, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। और फिर कुछ लोग बाइक्स और गाड़ियों पर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो सब उस लड़के के पास आकर रुक जाते हैं। वो लोग उसे मिस्टर हाई के नाम से बुला रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स उसे कहता है कि हम काफी दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर वो लड़का उस शख्स से कहता है कि कहो तुम मुझे क्या कहना चाहते थे, जिस पर मिस्टर सनी जवाब देता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता। फिर वो मिस्टर हाई के फेस पर एक काला स्मोक फायर करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर उस गैंग का जिसका नाम मिस्टर सनी है अपने लोगों को उसकी सामान की तलाशी लेने के लिए कहता है। फिर मिस्टर हाई उठकर अपने हाथ में पहनी हुई गोल्डन घड़ी मिस्टर सनी को देता है। इसे लेकर वो शख्स खुश हो जाता है। इसी दौरान उनके एक शख्स की नजर गाड़ी में बैठी हुई मिस लिंग पर पड़ती है और वो सनी से कहता है कि गाड़ी के अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, जिस पर वो उस शख्स को लड़की को बाहर लाने के लिए कहता है। इस दौरान मिस्टर हाई मुसलसल उन सबको ऐसा करने से रोक रहा होता है, लेकिन वो सब मिलकर मिस लिंग को चिढ़ाने लगते हैं। कमजोरी की वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और सब एक दायरे में होकर उसे देखने लगते हैं। वो लोग उस लड़की को उन्हें बेचने के लिए कहता है, जिस पर मिस्टर हाई सख्ती से मना कर देता है। ये देखकर मिस्टर सनी उसे एक जोर की टांग मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर मिस्टर सनी उसे कहता है मसला सारा खाता क्लियर हो जाएगा और फिर सनी के साथी मिस लिंग को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मिस्टर हाई पीछे से एक स्टिक के साथ मिस्टर सनी के सर पे वार करता है, लेकिन वो उससे खुद को बचा लेता है और फिर वो और उसके साथी सब मिलकर मिस्टर हाई को मारने लगते हैं और वो मुसलसल कह रहा होता है कि इसे यहाँ से ना लेकर जाओ। लेकिन वो लोग जबरदस्ती उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इस पर मिस्टर हाई गुस्से से जमीन पर पंच मारने लगता है और उसे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें वहाँ से बचा लूंगा। फिर मंजिल बदलता है। हम उसी शख्स के रेस्क्यू ग्रुप का मेंबर है अपने साथियों के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। 17 मंजिल बदलता है। हम मिस्टर मार्सन को देखते हैं। वो उसी हादसे वाली जगह पर मौजूद होता है और मलबा हटाकर उसके नीचे से मिस्टर हेमिंग को निकाल रहा होता है। उसे मरा हुआ देखकर वो एक जोर से चीख मारता है। तभी एक तरफ से मिस्टर चिकन उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें जाया हो चुकी होती हैं। वो उठकर मिस्टर हेमिंग को आवाज देता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ करीब ही हमें रेड बालों वाली लड़की भी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि स्टेडियम में आग लगी होती है। उसी तरफ हम टेरी के साथियों को देखते हैं, अपनी जली हुई गाड़ियों के पास बैठकर मिस्टर हुआहू को मारने की प्लानिंग करते हैं और फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत से लोग पावर प्लांट के गेट पर जमा होते हैं। गेट बंद होता है। इन लोगों में मिस्टर सनी, जिन्होंने मिस लिंग को किडनैप किया होता है, वो और उसके साथी भी मौजूद होते हैं। तभी गेट खुलता है और वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी पावर प्लांट की सिक्योरिटी मिस्टर सनी की गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेने लगती है। वहाँ मौजूद गार्ड्स उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी एक गार्ड को गाड़ी के पीछे एक बड़ी चादर के नीचे छुपी हुई मिस लिंग नजर आती है, जिस पर वो उन सबको अपने पास बुलाता है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका चेहरा वाज़िया नहीं होता। फिर हम उसी बूढ़े अजीब शख्स को देखते हैं जिसे मिस्टर मार्सन बंद आंखों से देख रहा होता है। तभी एकदम से वो होश में आता है। हम देखते हैं कि वो उसी रेड बालों वाली लड़की के साथ एक गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। होश आने पर वो उससे पूछता है कि मैं कितनी देर सोया हूँ। वो लड़की जवाब देती है कि ज्यादा नहीं। फिर वो उसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि हम बस पहुँचने वाले ही हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है, जिस पर मिस्टर मार्सन खामोश हो जाता है। फिर मंजर बदलता है। कैमरा हमें एक बार फिर से मिस्टर सनी और उसके साथियों को दिखाता है। वहाँ आने वाली लड़की दरअसल वो खातून है
जिसे हमने मिस्टर हुआहू यानी पादरी के साथ देखा था। फिर वो मिस्टर सनी को देखकर उसे पहचान लेती है। वो उसे उसके आने का मकसद पूछती है, इस पर वो कहता है कि क्या अब मुझे एक औरत से डील करनी होगी। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स अपनी अपनी पिस्तौल का रुख मिस्टर सनी और उसके साथियों की तरफ कर लेते हैं। फिर वो बात बदलते हुए कहता है कि सभी जानते हैं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, खासकर औरतों के लिए। फिर वो खातून उसे कहती है, अगर तुम हमारे शहर मैड डॉग टाउन में कोई बिजनेस करते हो तो हम इसके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और फिर वो उसे अपने शहर में वेलकम करती है। ये सब सुनकर मिस्टर सनी खुश हो जाता है। फिर हम मिस्टर मार्सन को देखते हैं। वो लड़की दोनों सांचेज के घर की तरफ बढ़ते हैं। वो मिस्टर मार्सन को अंदर आने के लिए कहती है। तभी मिस्टर मार्सन उसे अपने स्टेडियम वाले बिहेवियर पर माफी मांगता है, जिस पर वो जवाब देती है कि हर कोई एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और अपने बाल सुलाने लगती है। कुछ देर बाद मिस्टर मार्सन भी घर में दाखिल होता है और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगता है। तभी वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आकर मिस्टर मार्सन से खाने के बारे में पूछती है। 18 फिर हम मिस्टर मार्सन को देखते हैं जो बाहर कॉरिडोर में खड़ा किचन में इस्तेमाल होने वाला अपना सामान जला रहा होता है। इतनी देर में वो लड़की खाना पका चुकी होती है। मिस्टर मार्सन को अंदर आता देखकर वो उसे खाने की ऑफर करती है, जिसे मिस्टर मार्सन कबूल कर लेता है। खाने की टेबल पर वो उस लड़की से कहता है कि आज अपने भाइयों को खोया है। किस्मत ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा खेल खेला है। मुझे अपने भाइयों को मैड डॉग टाउन से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि कोई भी इस हादसे की तवक्को नहीं कर रहा था। खाने के दौरान मिस्टर मार्सन के सामने वही अजीब शक्ल का बूढ़ा आदमी आता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ ही मार्सन को वही लड़की दिखाई देती है और फिर वो बेहोश होकर नूडल्स वाली प्लेट में गिर जाता है। फिर हम मिस्टर मार्सन को एक अंधेरी जगह पर पाते हैं। वो वहाँ एक फोकस लाइट में खड़ा होता है। तभी उसे वहाँ मिस्टर हेमिंग, आयरन और मिस्टर चिकन का चेहरा दिखाई देता है। वो सब उसे मदद के लिए पुकार रहे होते हैं। ये सब देखकर मिस्टर मार्सन का सर चकराने लगता है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो मिस्टर मार्सन से कहता है कि अगर ये ख्वाब था तो क्या तुमने सोचा कि ये सच्चा कैसे हो गया। फिर हम मिस्टर मार्सन को एक सोफे पर जागता हुआ देखते हैं। वो खुद को एक जेल में कैद पाता है। तभी उसे याद आता है कि बेहोशी की हालत में वो लड़की किस तरह उसे गाड़ी में डालकर मैड डॉग टाउन ले गई थी। मार्सन के सामने वाली जेल में मिस्टर क्लार्क मौजूद होता है। कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसे मिलूंगा। तभी बाहर एक सिपाही अपने डंडे के साथ क्लार्क की जेल के दरवाजे को बजाता है और उसे खामोश होने के लिए कहता है। फिर कैमरा हमें कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाता है, जहां हम मिस्टर क्लार्क को पादरी पर अटैक करता हुआ देख रहे होते हैं। तभी क्लार्क के पीछे कंधे पर वही ज़ोंबी हाथ रखता जो लड़ाई वाले दिन पावर प्लांट के दरवाजे के ऊपर से गिरा होता है। उसे देखकर मिस्टर क्लार्क अपनी गन फेंक देता है। उसके साथ कुछ और भी गार्ड्स मौजूद होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिस्टर क्लार्क मिस्टर मार्सन को बता रहा होता है और वो मजीद कहता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। जिस पर मिस्टर मार्सन कहता है कि हो सकता है कि हम अभी मर चुके हुए हों। फिर हम उसी ज़ोंबी को देखते हैं। वो किसी घर की छत पर बैठा पियानो बजा रहा होता है। तभी वहाँ पर पादरी आ जाता है। उसे देखकर वो ज़ोंबी पियानो बजाना बंद कर देता है। पादरी उसके साथ कुछ देर बातें करता है और फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में बेशुमार ज़ोंबीज एक सर्कल में चल रहे होते हैं। पादरी उस ज़ोंबी की ड्यूटी लगाता है कि वो इन्हें फीड देगा। इसके बदले में ये सारे ज़ोंबीज उसके लिए काम करेंगे। फिर मंजिल बदलता है। हम उसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें रेस्क्यू टीम स्टेडियम की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हम दोबारा से उसी ज़ोंबी और पादरी को देखते हैं। पादरी उस ज़ोंबी से कहता है कि तुम बहुत सालों पहले मरे थे, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने क्या देखा। और फिर वो काफ़ी देर वहाँ बातें करते रहते हैं। फिर हम इस लिंक को देखते हैं जो एक जेल नुमा जगह में बैठी स्पिनर घुमा रही होती है। पीछे मैड डॉग टाउन के गेट पर बहुत गहमा गहमी होती है। तभी शहर में कुछ गाड़ियाँ दाखिल होती हैं। हम देखते हैं कि एक शख्स एक बड़ी सी ट्रक से
कुछ बॉक्सेस निकाल रहा होता है। तभी एक शख्स उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। 19। फिर हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हाई है। वो शहर के गेट के करीब एक वर्कर से एक फेवर मांग रहा होता है। वो उसे लेकर एक अलग जगह पर चला जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो किसी तरह से भी मिस्टर हाई की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर हाई कुछ सोचते हुए उसे ड्रिंक की ऑफर करता है और उसे लेकर एक तरफ बढ़ने लगता है। वो शख्स उसे कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे पागल मत बनाओ। इस पर मिस्टर हाई कहता है कि मेरे पास एक अच्छी चीज है, आओ बैठकर देखते हैं, पिछली दफा भी तुम भाग गए थे। तभी मिस्टर हाई उसे कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर वो शख्स मजीद मिस्टर हाई से कहता है कि तुम हमेशा जल्दी में होते हो, बिल्कुल एक बंदर की तरह। मिस्टर हाई उसे बताता है कि ये मामला एक खूबसूरत लड़की के मुतालिक है और उसे भी खींचता हुआ एक बार में ले जाता है और फिर वो वहाँ 2 ड्रिंक ऑफर करता है। उन्हें लेकर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान हम वहाँ पर वही रेड बालों वाली लड़की को बैठा हुआ देखते हैं। वो वहाँ बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी एक वेटर वहाँ आता है और उन दोनों से खाने के लिए पूछता है। इस पर वो यंग लड़का उसे कहता है कि हमें तंग मत करो, हमें कोई बात करनी है, और उसे वहाँ से भेज देता है। इससे पहले कि वो दोनों कोई बात करते, तभी वही रेड बालों वाली लड़की आकर पीछे से मिस्टर हाई के कंधे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, कहो तुम क्या कह रहे थे। उसे देखकर मिस्टर हाई हैरान रह जाता है। फिर वो लड़की दूसरी चेयर पर बैठे मिस्टर ली के पास जाकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक नहीं मंगवाओगे। वो इस खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन एक ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। लड़की अपनी चॉइस बताती है और वो शख्स उठकर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। तभी वो लड़की मिस्टर हाई से पूछती है कि क्या तुम नहीं मरे। इसी दौरान उसकी ड्रिंक तैयार हो जाती है और वो शख्स ड्रिंक लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके पलटने से पहले ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी एक वेटर उनका बिल लेकर आ जाता है। देखकर वो शख्स मिस्टर हाई को एक गाली देता है। फिर हम मिस्टर हाई को देखते हैं। वो लड़की उसे थ्रेट कर रही होती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो, हम तो समझे थे कि तुम मर चुके हो। तभी वो लड़का कहता है कि मैं लिंक की वजह से यहाँ आया हूँ। फिर वो उसे उस दिन के वाकये के बारे में बताता है। उसने मिस्टर सांचेज को देखा। मिस्टर सांचेज ने अपनी व्हीलचेयर के नीचे से एक गन निकाली और उससे अपने आप को शूट कर लिया, और फिर किस तरह उसने मरे हुए सांचेज के पास से उसका स्पिनर उठाया और बाहर आने पर उसे मिस लिंक बेहोश हालत में मिली और वो उसे उठाकर वहाँ से चला गया। इस पर वो लड़की उसे कहती है कि बताओ लिंक अब कहाँ है। उसकी बात सुनकर मिस्टर हाई जवाब देता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। हाई उसे बताता है कि लिंक यहीं कहीं है, मैं तुम्हें उसकी लास्ट लोकेशन पर ले जाता हूँ। फिर मंजर बदलता है। हम उसी रेस्क्यू टीम को एक होटल के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता देखते हैं। वहाँ से कुछ लोग निकलते हैं और होटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ रिसेप्शन पर एक मोटा सा आदमी सोया होता है। टीम के एक मेंबर के जगाने पर वो उसे एक पेपर ऑफर करता है। उसे कहता है कि जिस रूम को तुम बुक करना चाहते हो उस पर टिक कर दो। वो उन सभी ब्लॉक्स पर टिक कर देता है। देखकर वो शख्स एकदम से जाग जाता है और खुश हो जाता है। तभी एक शख्स टीम लीडर के पास आता है और उसे बताता है कि इर्द गिर्द कोई भी मशकूक इंसान नहीं है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कुछ कीज पकड़ता है और उन लोगों को उनके कमरे तक छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक हॉल में बैठकर अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और एक स्कैनिंग रॉड के साथ पूरी जगह का जायजा लेते हैं। तभी टीम लीडर हॉल में दाखिल होता है और वो एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है और इसके साथ ही वो अपने साथी से सिचुएशन के बारे में पूछता है और साथ ही अपनी तीसरी टीम के बारे में पूछता है जो स्टेडियम में पहुंची होती है। वो उसे बताता है कि अकॉर्डिंग टू द टीम 3 वहां पर मौजूद रोबोट फुली क्रैश्ड हालत में मिले हैं और जिंदा बच जाने वाले लोगों की तलाश जारी है। तभी टीम लीडर मजीद उनसे पूछता है कि क्या मिस सांगची का कोई पता चला, जिस पर उसका साथी जवाब देता है कि नहीं, हमें उसके मुतालिक कोई खास इल्म नहीं है। फिर वो स्टेडियम में मौजूद टीम से कांटेक्ट करने को कहता है। इन्हीं बातों के दौरान एक शख्स अपने लीडर को बताता है कि ये शहर बहुत ही अजीब है, यहाँ पावर सप्लाई का एक बड़ा मरकज पावर प्लांट है, लेकिन हम हैरान हैं कि वहाँ एनर्जी का कोई भी जरिया नहीं है, लेकिन एनर्जी कंजप्शन वहाँ पर डबल है।
जिस पर उसका लीडर जवाब देता है कि इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। फिर वो अपने एक साथी जिसका नाम शेन है उसे ऑर्डर देता है कि वो जाकर तहकीक करे, और वो अपने लीडर के हुक्म की तकमील करते हुए वहां से चला जाता है। फिर हम एक खून का रिसीवर देखते हैं जहां से खून टपक रहा होता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।